वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चिट्ठियों की अनोखी दुनिया और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि किस प्रकार आज भी पत्रों की या चिट्ठियों की अहमियत हमारे इस जमाने में देखने को मिलती है। इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ को। जहां तो पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो। तो देखो, जब तक हम कहते हैं कि आज भले ही मोबाइल का युग है, हम पत्र लिखने की क्या जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को संदेश भेजना है तो हम क्या करेंगे, मोबाइल पे टाइप करेंगे, तुरंत भेज देंगे। लेकिन सामने वाले के पास मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप, उसको मैसेज भेज सकते हो? नहीं। अब सबके पास मोबाइल रहेगा तो ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं देहातों में, छोटे छोटे गांवों में आज मोबाइल का कुछ उपयोग नहीं हो पाता। तो ऐसे समय हम क्या करते हैं, उनको पत्र ही भेजते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी ना कभी किसी न किसी को पत्र लिखा ही नहीं। ऐसा एक तो व्यक्ति होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को पत्र लिखते हैं। आप भी लिखते होंगे ना? कब लिखते हो? सब जगह पत्र का, मोबाइल का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। हम आधुनिक संचार माध्यमों का ही उपयोग नहीं कर सकते। मैं जब छोटी थी ना, तब क्या करती थी पता है, जब किसी सहेली के साथ या दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो जाता था तो उसको मनाने के लिए मैं क्या करती थी, एक पत्र उसके नाम से लिख देती थी और फिर किताब के द्वारा उस पत्र को अंदर रखकर उसको किताब के द्वारा अपना मन की बात कह देती थी। तो मतलब देखो, छोटी छोटी उम्र में हम आज भले ही चलो हम बड़े हो गए, पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बचपन में तो मैंने पत्र का इस्तेमाल किया था। मेरे दोस्त को मैंने, अगर हम दोनों में झगड़ा हो जाता था तो मैं क्या कर देती थी, तुरंत एक चिट्ठी में अपने मन की बात कह देती थी। आप भी ऐसा ही करते होंगे ना? कभी कभी बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, देखा है हमने स्कूलों में। बहुत से बच्चे जब एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, फिर भी दोनों अगर किसी भी वजह से बात नहीं करते तो वो क्या करते हैं, चिट्ठी के द्वारा अपने मन की बात कह के वो दोनों आपस का जो झगड़ा होता है वो मिटा देते हैं। तो उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि अगर हम ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो कभी ना किसी को पत्र न लिखा हो। अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस स्थान पर मोबाइल का प्रयोग नहीं होता है या अन्य किसी कारण के वजह पता चलता है कि उसका पत्र आने वाला है तो वह बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि एक घर वाले एक दूसरों को क्या कर सकते हैं, पत्र के द्वारा ही उनकी मुलाकात होती है। देखो, मैं जब छोटी थी तो मेरा भाई जब बॉर्डर पे काम पे जाता था तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को भाई बहन पत्र लिखते थे और उसका पत्र जब मैं सामने पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि वह मेरे सामने ही है और मेरे से बातचीत कर रहा है। मतलब जिन बातों को हम पत्र के द्वारा महसूस कर सकते हैं, आज भले ही हम इंटरनेट के द्वारा जो हमारे सामने नहीं उसको हम आमने सामने बात करें, लेकिन जो भावनाएं, जो भाव, जो विचार हम पत्र के द्वारा महसूस करते हैं उसको हम इंटरनेट द्वारा या मोबाइल के द्वारा महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए हम पत्रों का बेसब्री से इंतजार आज भी करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। तो देखो, हमारे जो सैनिक भाई बॉर्डर पर हमारे लिए, देश के लिए क्या करे, लड़ रहे हैं। तो
ऐसे बॉर्डर पर रहने वाले जो सैनिक है वह क्या करते हैं, अपने घर वालों का बहुत उत्सुकता के साथ पत्रों का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही उनके पास फोन हो, लेकिन उनके खुशहाली पूछने के लिए माँ सैनिक बेटे को पत्र लिखते हैं, एक बीवी अपने सैनिक पति को पत्र लिखते हैं, एक भाई बहन अपने सैनिक भाई को पत्र लिखते हैं, और बच्चे भी अपने सैनिक पिता को पत्र लिखते हैं। तो वह सैनिक भाई अपने घर वालों के पत्रों के उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। तो देखो, जिस समय वाहन कोई साधन उपलब्ध नहीं था, तब एक पत्र को दूसरी जगह जाने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। कभी हफ्ते लगते थे, कभी महीने लगते थे। तो मतलब एक जमाना था कि एक एक महीने के बाद पत्र मिलता था। लेकिन अब भले ही वह युग न रहा हो, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधन मतलब जो साधन हम बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग के जो साधन होते हैं, उस साधनों में बहुत विकास हो गया। कि पहले जो आज हम देखते हैं कि आज रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं कि हम कार के द्वारा, रेलवे के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा हम तुरंत लंबे समय को हम कम समय में बदल लेते हैं। लेकिन वह एक जमाना था कि उस समय में इन साधनों का उपयोग, साधनों का उस समय शोध नहीं लगा था, खोज नहीं हुआ था। लेकिन और उसके वजह से बहुत लंबाई या दूरी रहती थी। लेकिन आज परिवहन के साधन आने के कारण उस लंबाई के, उस समय को आज बहुत कम कर दिया गया है। उस दूरी को आज बहुत कम कर दिया गया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन था चिट्ठी, अर्थात पत्र। कि पहले युग के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको संचार का, एक दूसरे को संदेश देने का एक ही माध्यम था, एक ही साधन था, और वह था चिट्ठी अर्थात पत्र। और आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज का युग में पत्र के स्थान पर बहुत से साधन विकसित हो गए हैं, जो एक दूसरे को संदेश देने के माध्यम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो देखो, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों के पत्र संभाल कर रखते हैं। कि देखो, जब मैं छोटी थी तो देखती थी कि घर में एक ऐसा मतलब एक रस्सी बांधी जाती थी, और उस रस्सी में क्या होता था कि जितने भी पत्र आते थे ना, उसमें टांग दिए जाते थे। क्यों पता है आपको? क्योंकि वह पत्र इधर उधर फैल ना जा या गुम ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे पत्र एक मतलब फिर चाहे 1 साल पुराना पत्र भी अगर हमें ढूंढना होता है ना, तो हम उसको आसानी से उस स्थान से निकाल कर पढ़ सकते थे। मतलब देखो, उस जमाने के लोगों को यह आदत लग गई थी, तो उसी कारण यह आदत फिर हम लोगों को भी लग गई। तो इसलिए हमने बहुत सारे पत्र आज भी संभाल कर रखे हैं। बोलते ना कि अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज होते हैं, छंद होते हैं। किसी को टिकट जमाने के छंद होते हैं, कि किसी को पुराने जमाने के जो सिक्के होते हैं, जो पैसे होते हैं, वह इकट्ठे करने के हॉबीज होते हैं। तो इसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पुराने पत्रों को वो समेट कर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं। शायद उनके वो हॉबीज भी हो सकती है, या किसी अन्य भावाकुल के कारण, मतलब उनका भावनिक होने के कारण, उनसे एक अलग रिश्ता होने के कारण वह पत्रों को संभाल कर आज भी रखते हैं। और वह विरासत के रूप में, अर्थात विरासत मतलब कैसे कि हमें विरासत के रूप में क्या मिला है कि हम बोलते हैं कि हमें बहुत सारे स्टेट रहते हैं, मतलब तो उसी प्रकार वह हमारे विरासत के रूप में, एक अमानत के रूप में हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए कुछ अमानत होती है।
तो जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि गहने को संभाल कर रखते हैं या उनके द्वारा दी गई कुछ ऐसी चीजें होते हैं उसको हम संभाल कर रखते हैं, तो उसी के द्वारा बहुत से लोग आज भी पुराने पत्रों को विरासत के रूप में, एक अमानत के रूप में सहेज कर या संभाल कर रखते हैं। तथा जो बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कवि, प्रशासक होते हैं या सन्यासी, किसान होते हैं, इनकी जो पत्र की रचनाएं होते हैं ना, वे भी एक अनुसंधान का विषय होता है। मतलब एक अपने आप में एक नए खोज का विषय होते हैं कि बहुत सारे देखो पुराने जमाने के जो सन्यासी थे उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे पत्र लिखे थे। बोलते ना हम कि हमें जो हमारा जो इतिहास है उसके लिखित साधन हमें मिले हैं, तो उस लिखित साधनों में भी हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने क्या किए थे, कुछ पत्र लिख कर रखे थे जिसके द्वारा अगले पीढ़ी को वह ज्ञान प्राप्त हो। तो इसी प्रकार यह अनुसंधान का जो विषय है, मतलब नई खोज का विषय, हमें आज भी हम साहित्य के रूप में आज भी संभाल कर रखते हैं और उनको पढ़ते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्र इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। अब देखो उस जमाने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बेटी को क्या किया था, उन्होंने पत्र लिखा था। कौन सा पत्र था वो? पुत्री के नाम पत्र, पिता के द्वारा लिखा गया ये पत्र। मुझे लगता है आपके अभ्यासक्रम में भी आपको रखा था। मुझे 5th या 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को यह पढ़ने में आया होगा कि देखो एक ही घर में रहने के बावजूद भी जो बातें हम एक दूसरे के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं वह बातें हम पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर उस जमाने में फोन रहता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने बेटे के नाम लिखा गया पत्र उन्होंने उस समय लिखा होता नहीं, और जो ज्ञान वह अपने बेटे को देना चाहते थे वह ज्ञान अगर हम पत्र पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत सारा ज्ञान उस पत्र के द्वारा मिलता है। और अगर सोचिए अगर उस समय वह पत्र में कहने वाली बात अगर उन्होंने फोन के द्वारा अपने बेटे को कही होती तो आज वह बात जो अपने बेटी को वह बताना चाहते थे, जो ज्ञान अपने बेटी को देना चाहते थे, वह ज्ञान आज हम पढ़ पाते हैं नहीं। तो यही देखिए किस प्रकार से हमें पत्र की उपयोगिता होती है कि बहुत पुरानी बातों को पुराने लेखक, पुराने ऐसे बहुत साहित्यकार उन बातों को, उन ज्ञान को एक पीढ़ी के द्वारा दूसरे पीढ़ी को देते हैं। तो उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने लिखा हुआ एक भारत की खोज नाम का पुस्तक भी है जो आज प्रकाशित हुआ है, लेकिन वह भी अपने बेटी को भारत की संस्कृति का, भारत के इतिहास का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। लेकिन आज यह पुस्तक मतलब वो पत्र के रूप में ही था, लेकिन आज वह पुस्तक के रूप में छपा गया है जिसके द्वारा पूरे भारत के लोगों को उसका ज्ञान अर्जित करने में मदद होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर भले ही आधुनिक साधन कितने भी उपयोगी हो, लेकिन जो बात पत्र के द्वारा है वह बात अन्य साधनों में नहीं, क्योंकि वह लिखित रूप में रहता है और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देने में मदद करवाते हैं। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तो देखो जैसे हम कोई मैसेज पढ़ते हैं मोबाइल पर, थोड़ी देर के लिए वह हमारे दिमाग में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं और फिर एक बार डिलीट कर दो तो हम उसको फिर से पढ़ भी नहीं सकते, या फोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उन संदेशों को हम फिर से पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो महत्वपूर्ण पत्र होते हैं अगर हम उसको सहेज कर रखते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, तो हम जब उसकी याद आती है या जब जरूरत पड़ते हैं उन पत्रों को निकाल कर हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पत्र की उपयोगिता के साथ साथ जो आधुनिक साधना के किस प्रकार हमें हर जगह उसका उपयोग नहीं हो सकता है, इसका वर्णन लेखक ने किया है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? मतलब मोबाइल में जितने भी संदेश होते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है ना,
कि इस लिमिट के बाद आपको मैसेज आता है कि आपको कुछ संदेश डिलीट करने होंगे, तभी आगे के संदेश आ सकते हैं। मतलब देखो, वैसे पत्रों का नहीं होता है ना, पत्र कितने भी लिखो हम उसको पढ़ सकते हैं और उसको संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल या अन्य जो आधुनिक साधन है उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते। एक सीमित समय के बाद हमें वो मैसेज आना बंद हो जाता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। तो देखो, जो पुराने जमाने जो महत्वपूर्ण पत्र है, आज भी हम उसको संग्रहालय में देख सकते हैं, तथा जिन्होंने जो कुछ लिखा था आज भी हम उसको पुस्तक के रूप में पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो लिखा था पत्र अपने बेटी को, वह आज भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है और आम जनता को उसके द्वारा बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। तो यहाँ पर ही हम ये पैराग्राफ पर ही रुकते हैं और इस पैराग्राफ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखते हैं इस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उस पे आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। तह, पर्थ, बेसब्री, बेचैनी। मिसाल, उदाहरण, एकलौता, अकेला। पुरखा, पूर्वज। संजोना, क्रम से रखना। उद्यमी, परिश्रमी। अनुसंधान, खोज। धरोहर, अमानत। संकलन, इकट्ठा किया हुआ। दिग्गज, मशहूर। प्रश्न उत्तर देखते हैं। हम किसे सहेज कर रख सकते हैं? इसका उत्तर होगा पत्रों को। हम किसे जल्दी भूल जाते हैं? इसका उत्तर होगा एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश को। देहाती दुनिया आज भी किसे चल रही है? इसका उत्तर होगा चिट्ठियों से। जानी मानी हस्तियों के पत्र कहाँ रखे जाते हैं? इसका उत्तर होगा घ, संग्रहालयों में। किसकी संख्या लगातार बढ़ रही है? इसका उत्तर होगा व्यापारिक डाक की। तो अब तक हमने देखा कि पत्र के महत्व के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। इसके आगे हमें लेखक और कौन से महत्व बताते हैं, ये पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। मिलते हैं इसके अगले भाग में।